हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस को लेकर के जिनको हम डेली लाइफ में बोलते हैं तो उनको सीधे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ही चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले यूज होगा उसमें आर्टिकल्स का यूज होगा और आर्टिकल्स में ए, एन या द का यूज होगा। और फिर वर्ब की जो होगी थर्ड फॉर्म होगी, यानी जो वर्ब होगा उस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और उसके बाद वाक्य में जो नाउन है, जिस नाउन को यह पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिफाई करेगा उसको हम उस नाउन के पहले रख लेंगे। और सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का जो टेंस होगा, जिस टेंस में वाक्य रहेगा उसके हिसाब से हम वर्ब रख लेंगे। और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का भी यूज कर लेंगे, और यदि अन्य शब्द हैं तो उन अन्य शब्दों को भी प्लेस कर लेंगे और हम अपने वाक्य को सीधे जो है उसको कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश में। यहाँ पर हम इसको हिंदी के माध्यम जो वाक्य हैं उन वाक्यों के माध्यम से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वह किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई भी करती है, अर्थात उस नाउन की विशेषता बताती है। यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के जो होते हैं वह किसी नाउन को क्वालिफाई करके उनकी विशेषता को बताते हैं, अर्थात ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। टूटी हुई कुर्सी को मरम्मत की ज़रूरत है। अब इस वाक्य में जो हमारा संज्ञा है वह है कुर्सी, और ये कुर्सी की विशेषता क्या है कि कुर्सी टूटी हुई है। तो जो टूटी हुई कुर्सी है यह वाक्य में, तो इसको जब वर्ब लेंगे, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोकन, तो यह ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारा नाउन प्रयुक्त हुआ है चेयर, इस चेयर को यह क्वालिफाई करेगा। और ब्रोकन के पहले हम यूज करेंगे द का। अब द का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ एक टूटी हुई कुर्सी नहीं लिखा है, केवल लिखा है टूटी हुई कुर्सी। और यहाँ हमने कुर्सी को, जो कुर्सी है वह टूटी हुई है, यानी कुर्सी को हम लिमिटेड कर रहे हैं। यहाँ कुर्सी को बाउंड कर दिया गया, यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कुर्सी को हमने डेफिनेट कर दिया कि यही कुर्सी टूटी हुई है और कोई कुर्सी नहीं टूटी हुई है। तो कुर्सी को हमने डेफिनेट कर दिया और यहाँ पर हमारा यूज हुआ इस एडजेक्टिव ब्रोकन के पहले द। तो द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी को। अब यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ज़रूरत है, तो इसके लिए हम नीड्स का यूज कर लेंगे। द ब्रोकन चेयर नीड्स, और मरम्मत है तो मरम्मत के लिए हम रिपेयर का यूज कर लेंगे। तो द ब्रोकन चेयर नीड्स रिपेयर। तो एक घायल सैनिक ने अपनी टीम को बचाया। अब यहाँ सैनिक नाउन है, और नाउन सैनिक जो है यह क्या है? घायल है। तो वुंडेड हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया, और चूंकि यहाँ एक का यूज हुआ है तो हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया है वुंडेड का। तो अ वुंडेड सोल्जर, एक घायल सैनिक ने बचाया, यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का वाक्य है, तो यह हो जाएगा सेव्ड, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो अ वुंडेड सोल्जर सेव्ड, एक घायल सैनिक ने बचाया किसको? अपनी टीम को, हिज टीम। तो यहाँ पर हिज टीम जो है यह क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो अ वुंडेड सोल्जर सेव्ड हिज टीम। हम यहाँ वुंडेड की जगह इंजर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इंजर्ड मीन्स घायल, तो वो अपनी सुविधा अनुसार आप यूज कर लीजिएगा। एक खोया हुआ बच्चा। अब यहाँ पर देखें इस वाक्य में हमारा संज्ञा है बच्चा, यानी नाउन जो है वह क्या है? बच्चा है। तो बच्चा क्या है? खोया हुआ है। तो एक खोया हुआ बच्चा रोया। अ लास्ट चाइल्ड क्राइड, क्राइड और फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर हिज पेरेंट्स। तो यह वाक्य बना अ लास्ट चाइल्ड क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है रंगी हुई दीवार सुंदर दिखती है। तो रंगी हुई दीवार सुंदर दिखती है, तो इसमें नाउन जो है दीवार है, और दीवार क्या है? रंगी हुई है। और चूंकि यहाँ एक नहीं आया तो हम यहाँ पर द का जो आर्टिकल है वह द का यूज कर लेंगे। तो द पेंटेड वॉल, रंगी हुई दीवार क्या दिखती है? सुंदर दिखती है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको लिखेंगे लुक्स। द पेंटेड वॉल लुक्स ब्यूटीफुल, द पेंटेड वॉल लुक्स ब्यूटीफुल। पेंटेड या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करेगी। वॉल हमारा हो गया नाउन,
यह नाउन हो गया, यह हो गया एडजेक्टिव हो गया, और द जो हो गया यह क्या हो गया, आर्टिकल। तो द पेंटेड वॉल लुक्स ब्यूटीफुल। एक सीलबंद लिफाफा मेज पर पड़ा हुआ है। तो लिफाफा यहाँ पर नाउन है, यह लिफाफा जो है नाउन है, और यह लिफाफा कैसा है, सीलबंद है, तो इसकी एडजेक्टिव है सीलबंद। और हमारा आर्टिकल हो गया सीलबंद। सील्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा। एनवेलप नाउन को यह सील्ड जो है क्वालिफाई कर रहा है। और लाइज ऑन द टेबल, तो अ सील्ड एनवेलप लाइज ऑन द टेबल। अगला छठा वाक्य देखें, क्षतिग्रस्त कारें सड़क को अवरुद्ध करती हैं। अब मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर क्षतिग्रस्त कारें, तो इसको लिखेंगे द डैमेज्ड कार्स। क्षतिग्रस्त कारें क्या करती हैं, सड़क को अवरुद्ध करती हैं। तो यहाँ पर अवरुद्ध करना के लिए लिखेंगे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स हो जाएगा, और ब्लॉक्स के बाद यूज करेंगे द रोड, ब्लॉक्स द रोड। द डैमेज्ड कार्स ब्लॉक द रोड। क्षतिग्रस्त कारें सड़क को अवरुद्ध करती हैं। एक खुली हुई बोतल से पानी गिर रहा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एक खुली हुई बोतल, तो एन ओपेंड, ओपेंड मीन्स खुली हुई, एन ओपेंड बॉटल। पानी, यहाँ पर पानी गिरने के लिए लिखेंगे स्पिल्स, स्पिल्स वाटर, स्पिल्स वाटर। एक खुली हुई बोतल से पानी गिर रहा है, तो एन ओपेंड बॉटल स्पिल्स वाटर, ओपेंड बॉटल स्पिल्स वाटर। एक लिखा हुआ पत्र सब कुछ समझाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ रिटेन लेटर, और रिटेन लेटर एक लिखा हुआ पत्र सब कुछ समझाता है। तो समझाता है एक्सप्लेन्स, और रिटेन लेटर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, और रिटेन लेटर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। तो गिरे हुए पेड़ ने, द फॉलन ट्री, गिरे हुए पेड़ ने रास्ता बंद कर दिया है। तो इसको लिखेंगे द, और फॉलन गिरे हुए पेड़ ने, तो द फॉलन गिरे हुए पेड़ ने, ट्री, द फॉलन ट्री गिरे हुए पेड़ ने, ब्लॉक्स द वे, द फॉलन ट्री ब्लॉक्स द वे। अगला वाक्य है, एक छोड़ा हुआ घर लोगों को डराता है। तो इसको लिखेंगे एन अबांडन्ड हाउस, एक छोड़ा हुआ घर। अब अबांडन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करेगी, और चूंकि यह स्वर से इसका उच्चारण वावेल से हो रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज कर लेंगे। एन अबांडन्ड हाउस, एक छोड़ा हुआ घर लोगों को डराता है। एन अबांडन्ड हाउस स्केयर्स पीपल। एन यहाँ पर होगा एन अबांडन्ड हाउस स्केयर्स पीपल, एक छोड़ा हुआ घर लोगों को डराता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो एन अबांडन्ड हाउस स्केयर्स डराता है किसको, लोगों को, पीपल। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से इस वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके वाक्यों को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया, और इससे संबंधित जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने विधिवत चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और कमेंट करें, शेयर कर दें अपने मित्रों दोस्तों में, ताकि आपको इस वीडियो से अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।